हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब्स हब। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपी एनएचएम के थ्रू यहाँ पर आप लोगों से स्टाफ नर्स और सीएचओ की पोस्ट के लिए कई बार ऑनलाइन आवेदन कराए जा चुके हैं। इसके एग्ज़ाम्स भी यहाँ पर हो चुके हैं और एग्ज़ाम्स होने के बाद मेरिट लिस्ट वगैरह जो चयनित कैंडिडेट्स थे उनकी लिस्ट भी यहाँ पर जारी की जा चुकी है। नियुक्ति आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। लेकिन ऐसे में जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है बीच में, वो होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कई कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो है किसी भी पोस्ट के लिए जो एमपी एनएचएम के थ्रू या एमपी सीएचओ के लिए आप लोग आवेदन करते हैं। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय यहाँ पर ले जाने होते हैं। तो इसके संबंध में यहाँ पर कई बार कैंडिडेट्स पूछ चुके हैं। तो इसके संबंध में यहाँ पर इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखें और सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखें कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रोसेस रहता है। कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है या सिलेक्शन हो रहा है, एग्ज़ाम में कैंडिडेट चयनित हो जाता है, प्रोविजनली सेलेक्टेड हो जाता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रहता है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या क्या लगते हैं आपका स्टाफ नर्स और सीएचओ की पोस्ट के लिए जो भी आवेदन आप लोगों करते हैं उनमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है अभिलेख। तो ये अभिलेख जो है आपके जो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं परीक्षा प्रवेश पत्र आपका जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दे रहे हों चाहे सीएचओ का एग्ज़ाम दिया हो, तो इन सभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इनका प्रवेश पत्र आपके पास हमेशा रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक आपके पास ये जो है प्रवेश परीक्षा पत्र आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अक्सर ये मांगा जाता है। सेकंड जो है आपका आता है वो परीक्षा परिणाम की छायाप्रति, यानी कि जो आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया हो आप लोगों ने, चाहे ऑफलाइन हो। अब तो मोस्टली ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होता है। तो ऐसे में जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा है पर उसके जो रिज़ल्ट आता है उसकी छायाप्रति आपके पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस सेकंड पॉइंट पे आपको परीक्षा परिणाम की छायाप्रति आपके पास होनी ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं, अच्छा ये जो चीज़ें जो है चाहे स्टाफ नर्स के लिए हो, चाहे एएनएम के लिए आप लोगों ने आवेदन किया हो, चाहे सीएचओ के लिए किया हो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने यहाँ पर कंपलसरी हैं। इसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है, अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और उसकी अंक सूची। तो यहाँ पर आपके पास जो है 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पर होनी अनिवार्य है, चाहे वो स्टाफ नर्स के कैंडिडेट्स हों, चाहे सीएचओ की पोस्ट के लिए हो, चाहे एएनएम के कैंडिडेट्स हों, चाहे वो लैब टेक्नीशियन के हों, चाहे वो पैरामेडिकल के हों। तो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट हैं ये मेडिकल से रिलेटेड जो नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं इनके लिए यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 10th और 12th की मार्कशीट जो है वो भी आपकी होनी चाहिए। और इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास जो मूल निवास प्रमाण रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। जिसे आप एमपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमपी का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फिर जो है नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। तो ऐसे में जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, चाहे वो ओबीसी हों, चाहे एससी हों, चाहे एसटी हों या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हों, इन सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है सक्षम अधिकारी द्वारा। ये आपका यहाँ पर होना ज़रूरी है। और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। कमजोर श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका 6 नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग, जीएनएम,
या एएनएम, अगर आप एएनएम के कैंडिडेट से एएनएम का अप्लाई एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास एएनएम की होने चाहिए। लैब टेक्नीशियन की दिया है के लिए एग्ज़ाम दिया है तो लैब टेक्नीशियन में आपका बीएससी एमएलटी डीएमएलटी जो भी हो आपके पास उसकी मार्कशीट। और अगर पैरामेडिकल से है तो आपके पास पैरामेडिकल, चाहे ओटी हो, चाहे डायलिसिस हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे जो आईस वाला होता है, या जो भी जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनकी मार्कशीट्स, यानी कि आपके पास इस सभी कोर्सेज की मार्कशीट अपने पास, जो भी जिस कोर्स से रिलेटेड हो, जिस भी कैटेगरी में आता हो उसके पास उसकी मार्कशीट होना चाहिए। तो इस यहाँ पे जैसे दिया गया बीएससी नर्सिंग जीएनएम, आप पीबीबीएससी है कैंडिडेट तो पीबीबीएससी की मार्कशीट होना चाहिए। अगर एएनएम किया है तो एएनएम की होना चाहिए। ओटी टेक्नीशियन का है तो ओटी होना चाहिए। डायलिसिस है तो डायलिसिस टेक्नीशियन की होनी चाहिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट का है तो फिजियोथेरेपिस्ट का होना चाहिए। तो ऐसे में सभी कैंडिडेट्स के पास ये मार्कशीट्स होनी आवश्यक है, वो भी सभी वर्षों की। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातक डिग्री डिप्लोमा। तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा अगर है तो, यानी कि आपने जो बीएससी नर्सिंग किया है, जीएनएम किया है या एएनएम किया है, तो इसका डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, दिया गया है विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अनुसूची प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ वर्ष यदि हो। यदि आपका स्नातकोत्तर है तो आपका प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष की मार्कशीट भी आपके पास होनी जरूरी है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा, अगर स्नातकोत्तर तो उसका डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है 10 पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन, यानी कि एमपी नर्सिंग काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी यहाँ पर है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर अनिवार्य है। विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है, परित्यक्ता या विधवा अगर तलाकशुदा है तो उनके लिए नोटरी होनी जरूरी, शपथ पत्र यहाँ पर होना जरूरी है। अब इसमें सारे जो पॉइंट दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो जो है सभी पर लागू नहीं होते। जिसके साथ जो पॉइंट लागू हो वही पॉइंट वो ध्यान में रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। फिर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण, यानी कि आपके पास एनओसी, अगर आप शासकीय कार्य में कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेना जरूरी है, तो एनओसी आपके पास होना चाहिए। फिर यदि आप पीएच कैंडिडेट्स हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक होने का सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब नंबर 16 पे आप देख रहे हैं, आपके पास जो है यहाँ पर दिया गया है कि हाँ, एक आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड या 16 नंबर में आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में इनमें से तीनों में से कोई एक होनी चीज़ आपके पास ज़रूरी है। चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, या फिर आपके पास पैन कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें जो है आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर लगेंगी। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। कम से कम 10 फोटोग्राफ आप हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कभी 2, कभी 4, कभी ऐसे करके फ़ोटो मांगे जाते हैं। और 26/1/2001 के बाद से 2 से अधिक संतान न होने का नोटरी द्वारा शपथ, ये सभी पर लागू नहीं होता है। कुछ कंडीशंस में ये लागू होता है, कुछ पोस्ट पे ये लागू है, सभी पे लागू नहीं है। उसके बाद ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके आपके पास 2 सेट जो है आपके पास फ़ोटो कापी आपके पास होने चाहिए, यानी कि जीरोक्स इसका होना आपके पास ज़रूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप सभी कैंडिडेट्स अपने पास कंप्लीट करके हमेशा रखें, कि जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जो आप क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। इनमें से जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स सभी कैंडिडेट पे लागू नहीं होते। हर पॉइंट जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो सभी पे लागू होते हैं, जैसे प्रवेश परीक्षा पत्र, परीक्षा परिणाम की छायाप्रति, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, और आपका डिग्री, डिप्लोमा या जो भी है, रजिस्ट्रेशन, ये सभी पे लागू होता है, जांच प्रमाण पत्र वगैरह या और मूल निवास प्रमाण पत्र। तो ये सभी जो हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्योंकि ये बहुत ही डाउटफुल कैंडिडेट्स के लिए रहता है कि हाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। कई बार कैंडिडेट्स पूछते हैं सर इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, इस एग्ज़ाम में कौन सा डॉक्यूमेंट। तो आप ऐसे में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास कंप्लीट करके रखें, जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए वहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट्स तुरंत दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी गई है।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।